बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वासदेव का। आज हम बात करेंगे सिविल ट्रायल के हवाले से। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में सिविल ट्रायल दिया गया है, सिविल दावाजात जो होते हैं, दीवानी दावाजात जो होते हैं, उनका दावा की दायरगी से लेकर जजमेंट और डिग्री तक क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, ये वीडियो आम लोगों के लिए भी हैं और जो मेरे लॉ फेलोज़ हैं, लॉयर्स, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं, उनके लिए भी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने दावा किस लॉ के तहत और कब दायर करना है और उसके जितने भी स्टेप्स हैं दावे के, वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह इस एक वीडियो में ही आपको सिविल ट्रायल मुकम्मल फिंगर टिप्स पर याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हम उस लॉ की बात करते हैं, सीपीसी, जिससे हम उर्फ़ आम में कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। ये 21 मार्च 1908 को बनाया गया कानून और ये जो कानून है वो 1 जनवरी 1909 को प्रोमलगेट किया गया, इसका नफाज किया गया। इसके दो हिस्से हैं, सेक्शंस और ऑर्डर्स। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। सेक्शंस में प्रिंसिपल्स हैं, जुरिस्डिक्शन के मुतल्लक, इख्तियारी समात के मुतल्लक, असूल व ज़वाबित हैं, और जो ऑर्डर्स हैं उसमें मेथड है, उसमें प्रोसीजर है, उसमें तरीक़ेकार है, उसमें ज़ाब्ता बयान किया गया। अब जब दावा शुरू होता है तो दावा शुरू होने से पहले जिस दो फरीक होते हैं, एक जिसने दावा दायर करना है, जिसने अदालत में केस करना है, उसको हम कहेंगे प्लेंटिफ, मुद्दई, और जिसके ख़िलाफ़ उसने अदालत में जाना है, अदालत में दावा दायर करना है, सूट फाइल करना है, उसको हम कहेंगे डिफेंडेंट, मुद्दा अलैह। अब ये हो गए दो फरीक हो गए, एक प्लेंटिफ, एक डिफेंडेंट, और ये दोनों फरीक मिल के क्या हो गए, पार्टीज टू सूट, यानी कि ऑर्डर वन पार्टीज टू सूट हो गए। कि इसमें कौन कौन से फरीक होंगे, प्लेंटिफ होगा, डिफेंडेंट होगा। डिफेंडेंट के हवाले से मालूमात ऑर्डर 1 में दर्ज हैं, प्लेंटिफ्स के हवाले से मालूमात ऑर्डर 1 में दर्ज हैं। तो ये दोनों फरीक क्या होंगे, पार्टीज टू सूट, यानी कि ऑर्डर 1। अब उसके बाद जो पार्टीज टू सूट में प्लेंटिफ है, वो अदालत में क्या दायर करेगा, वो अदालत में क्या कुछ चीज़ लेकर जाएगा, उस चीज़ को हम कहेंगे दावा, सूट। वो अदालत में सूट लेकर जाएगा, ठीक है। और उस सूट को हम कहेंगे फ्रेमिंग ऑफ सूट, सूट को तैयार करना, दावे का तैयार करना, फ्रेमिंग ऑफ सूट, और उसको डील करता है ऑर्डर 2 सीपीसी। और वो जो दावा है वो अकेला डायरेक्ट तो दायर कर नहीं सकता, वो अपने किसी एजेंट, वकील के ज़रिए दायर करेगा। तो वो जब अपने वकील के ज़रिए दावा दायर करेगा तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स ऑर्डर 3 जो इसे ऑर्डर 3 डील करेगा। ऑर्डर 3 के मुताबिक वो अपना जो दावा होगा, उसका जो सूट होगा, वो अपने वकील के ज़रिए दायर करेगा। अब उसने वकील भी कर लिया, दावे का भी सोच लिया, ठीक है। अब वो अपने वकील को सारी चीज़ें बताएगा, तमाम फैक्ट्स जो है वकील के सामने रखेगा, और उसका वकील क्या करेगा, वो दावा दायर करेगा। इंस्टीट्यूट दावा जो है वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स हो जाएगा, और उसे ऑर्डर 4 डील करता है। और वो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है, उस दावे को तैयार करने के लिए जिस चीज़ को उसकी ज़रूरत पड़ती है प्लेंटिफ की तरफ से, तो वो प्लेंटिफ अपनी एक प्लेंट तैयार करवाएगा। उसका जो वकील है वो एक प्लेंट तैयार करेगा, एक तहरीर में उसको चीज़ को, दावे को तहरीर में लेकर आएगा, 1 बाय 1 उसमें सारे फैक्ट्स लिखे होंगे, और उसमें उसकी प्लेंट को ही हम प्लीडिंग कहेंगे, कि वो प्लीडिंग के ज़रिए, प्लेंट के ज़रिए अदालत में दावा दायर करेगा। तो प्लीडिंग को जो ऑर्डर डील करता है वो ऑर्डर है 6, और प्लेंट को जो ऑर्डर डील करता है वो ऑर्डर 7 है। और 6 और 7 के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑर्डर 4 के तहत अब दावा दायर हो गया। दावे में प्लीडिंग होगी, प्लेंट के जरिए दावा दायर हो गया, पार्टीज टू सूट हो गया। अब उसके बाद अदालत में जब दावा दायर कर दिया तो एक मरतबा तो जो मुद्दई है उसका काम ख़त्म हो गया। अब अदालत का काम चल गया।
अदालत ने अब क्या करना है, अदालत ने जो डिफेंडेंट है उसको इतला देनी है, उसको बुलवाना है। किसके ज़रिए बुलाएगी? वो करेगी इशुएंस एंड सर्विस ऑफ समन्स। ऑर्डर 5 के तहत वो समन जारी करेगी। अगर समन के बावजूद वो हाजिर अदालत नहीं होता, अखबार इश्तिहार का ऑर्डर करेगी या किसी भी दूसरे अपने जो मामलात हैं समनिंग के हवाले से वो कर सकती है। वो सारी तफसील ऑर्डर 5 में आप मुलाजा कर सकते हैं। अब ऑर्डर 5 में समन भी दिए गए, समन चले गए, जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दल है, उसको पता चल गया कि अदालत में मेरे खिलाफ एक केस आ चुका है। अब वो क्या होगा कि अदालत जो है उसको अदालत में बुलवाएगी, यानी कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑर्डर 9 जिसे डील करता है। वो अदालत में हाजिर हो, और अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होता तो फिर क्या होगा? अगर वो अदालत में हाजिर नहीं होता तो जो अदालत है वो यकतरफा कार्रवाई कर देगी, और अगर यकतरफा कार्रवाई होती है तो वो ऑर्डर 9 रूल 13 के मुताबिक वो मनसूखी कार्रवाई की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, और आगे उसकी मनसूखी क्या जवाब मनसूखी आएगा, और जवाब दरखास्त मनसूखी के बाद उसको जवाब दावे का हक हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो फर्स्ट डेट पर अपीयर हो जाता है, अगर वो अपीयर हो जाता है तो वो अदालत में भी अपना वर्शन पेश करेगा। अब ऐसे नहीं कि जो प्लेंटिफ चल सुचल अपना मुकदमा बयान करे, इधर से डिफेंडेंट अपनी सारी चीज़ें बयान करे, उसका एक तरीक़ेकार। अब जैसे प्लेंटिफ ने ऑर्डर 6 के तहत प्लीडिंग्स के ज़रिए अपनी प्लेंट पेश की है सूट की शक्ल में, ऑर्डर 7 प्लेंट की शक्ल में सूट फाइल किया है, तो उसी तरह जो डिफेंडेंट है, जो मुद्दल है, वो ऑर्डर 6 प्लीडिंग के ज़रिए ऑर्डर 8 के तहत रिटन स्टेटमेंट जो जवाब दावा है वो अदालत में दाखिल करेगा। अब जवाब दावा अदालत में दाखिल हो गया, जवाब दावे के बाद ऑर्डर 9A के लिए जो दावा होता है वो फिक्स कर दिया जाता है। ऑर्डर 9A में दोनों फ्रीकैन की हाज़िरी होती है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन के वगैरह वो सारे मामला देखे जाते हैं, और इस सतह पर ही अगर उसमें कोई स्टे वगैरह की कोई एप्लीकेशन हो, जैसे ऑर्डर 39 ऑर्डर 39 डील करता है, कोई दरख्वास्त हुक्म इम्तनाई हो तो उसका फ़ैसला किया जाता है, और उसके फ़ैसले करने के बाद आगे मज़ीद दावा चल पड़ता है। ऑर्डर 39 के तहत जितने भी इंजंक्शंस, जितने भी स्टे हुक्म इम्तनाई जारी होते हैं वो ऑर्डर 39 के तहत होते हैं। अब उसके बाद जब जवाब दावा आ गया, ऑर्डर 9A में दोनों फ्रीकैन इकट्ठे हो गए। अब अदालत उनसे जो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में वो या एक अपने प्लेंट को या तो डिफेंडेंट माने, या अगर वो नहीं मानता उसकी डिनाइल और उसकी एडमिशंस के हवाले से है कि वो अगर तो वो इकबाल कर लेता है कि वो उसको अब दावे को तस्लीम कर लेता है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है, तो वो उस चीज़ को डील करेगा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज़ बाय कोर्ट, जिसे ऑर्डर 10 डील करता है। और ऑर्डर 10 में ही आगे ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 और ऑर्डर 13 की कार्रवाई होगी। ठीक है, उसमें वो अगर जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के किसी मौक़िफ़ की तायद करता है, उसको तायद को तस्लीम करता है या तस्लीम नहीं करता, तो इस हवाले से अगर वो तो एडमिशन कर लेता है तो ऑर्डर 12 के तहत उसका एडमिशन रिकॉर्ड करके ऑर्डर 12 के तहत केस का यहाँ पर फैसला हो सकता है, जजमेंट हो सकती है। लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं करता तो यहाँ पर डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑर्डर 11 के तहत डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो फ़र्द निसार, फ़र्द दस्तावेज़ात साथ में लगाई होती हैं, उनके तहत जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अदालत में पेश किया जाता है। या अमूमन हम अपनी प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जब हम दावा दायर करते हैं तो उसी वक्त ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम पेश करना चाहें ऑर्डर 13 के मुताबिक, तो हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, या वो हम बाद में पेश करना चाहें तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़र्द निसार और फ़र्द दस्तावेज़ात के साथ लफ करके, दावे के साथ, सूट के साथ, प्लेंट के साथ फाइल करके, नथी करके हम अदालत में दाखिल कर देते हैं। तो ये बात वाला मामला अमूमन नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर अदालत जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले सकती है और वो सारी चीज़ें देख सकती है, डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है। अब अगर यहाँ पर एडमिशन नहीं होता
ठीक है, और उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं कि वो सॉल्व इस सतह पर नहीं हो सकते। अब उसके बाद जो अदालत है वो दोनों पार्टीज़ के जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज हैं, कि जिस बेस पर उनका दावा चल रहा है, उन पॉइंट्स को फ्रेम करेगी, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करेगी, तनकीहात वज़ा करेगी। ठीक है, किस पॉइंट्स पर इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान झगड़ा है उसे डील करेगा। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लोअर ऑन इशू एग्रीड अपॉन, ऑर्डर 14 इसे डील करेगा। ऑर्डर 14 के तहत ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तनकीहात हो जाएंगी। अब ऑर्डर 14 के बाद, 14 के दौरान ही या 14 के बाद अगर मामलात यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं तो जो कोर्ट है डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर 15 के तहत पहली हियरिंग पर अगर मामला सॉल्व हो जाते हैं तो वो अदालत जो है वो उसी वक्त ऑर्डर कर देगी, ऑर्डर 15 के तहत केस का फैसला कर देगी, केस ख़त्म हो जाएगा। अगर तनकीहात वज़ा करने के बाद भी मामलात सॉल्व नहीं होते, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्शियल उसी तरह बिल्कुल मेंटेन रहते हैं, तो फिर अदालत क्या करेगी कि अदालत जो है वो केस की मज़ीद गहराई में जाने के लिए जो दोनों फ्रीकैन से एविडेंस तलब करेगी, शहादत तलब करेगी। और शहादत तलब करते हुए पहला काम अदालत ये करेगी समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस के गवाहान की तलबी करेगी, गवाहान को अदालत में बुलवाएगी। ऑर्डर 16 के तहत जितने भी दोनों फ्रीकैन की तरफ से गवाहान होंगे उनकी ऑर्डर 16 के तहत तलबी करेगी और एक एडजर्नमेंट दे देगी। ऑर्डर 17 के तहत उस एक दिन मुकर्रर कर देगी, या एक ऑर्डर 17 के तहत मज़ीद जो तारीख़ अल्तवा है, मज़ीद कार्रवाई के लिए वो तारीख़ अल्तवा की जाती है, एडजर्नमेंट्स दी जा सकती है, लेकिन एक दिन वो वज़ा कर देंगी जिस दिन जो विटनेस हैं उनके बयानात होंगे, उनका एग्जामिनेशन होगा और केस की समाअत होगी। ठीक है, और वो डील करता है हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ऑर्डर 18 के, ऑर्डर 18 इसे डील करता है। अब इसमें पहले प्लेंटिफ की तरफ से एविडेंस आएगी, उस पर जो डिफेंडेंट का कौंसल है वो जिरा करेगा। उसके बाद प्लेंटिफ की तरफ से डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर 13 के तहत डॉक्यूमेंट्स एग्जिप्ट होंगे जो उसने दावे के साथ लगाए होंगे, एग्जिप्ट होंगे। उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस आएगी इस ऑर्डर 16 और 18 के मुताबिक। ठीक है, डिफेंडेंट की एविडेंस आएगी, डिफेंडेंट के एविडेंस के बाद वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करवाएगा ऑर्डर 13 के मुताबिक। ठीक है, और इसके दौरान अगर किसी पॉइंट्स ऑफ लॉ को साबित करने के लिए अगर थ्रू एफिडेविट भी काम लिया जा सकता है, कोई गवाह एफिडेविट अपना बयान अल्फी भी दाखिल कर सकता है, उसे ऑर्डर 19 ऑर्डर 19 डील करता है। और अगर किसी गवाह का बयान बजरिया कमीशन करवाना चाहें तो आप यहाँ पर ऑर्डर 26 के तहत कमीशन के ज़रिए गवाहान के बयानात कलमबंद करवा सकते हैं। अब गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे, हियरिंग होगी और उसके बाद ऑर्डर 20 ऑर्डर 20 के तहत उस केस का जजमेंट या डिक्री कर दिया जाता है, उसका फैसला कर दिया जाता है। अब फैसले के बाद जो पहला काम आता है उसकी या एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है, एग्जीक्यूशन फाइल की जाती है, इजरा फाइल की जाती है, और इजरा उसकी ऑर्डर 21 ऑर्डर 21 के तहत इजरा फाइल की जाती है। और अगर अपील फाइल करना चाहें तो आप अपील जो है वो सेक्शन 96 से लेकर 100 और 104 से लेकर 106 और ऑर्डर 41 से लेकर 45 तक के जो ऑर्डर्स है ये अपील से रिलेट करते हैं, आप इनके तहत आप अपील भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और रिव्यू को ऑर्डर सेक्शन 114 ऑर्डर 47 डील करता है, और रिवीजन निगरानी को जो सेक्शन है वो 115 डील करता है। ये था ट्रायल, सिविल ट्रायल स्टेप बाय स्टेप जो मैंने कोशिश की कि आपके साथ शेयर किया जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी दीगर मौजू पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।